तो ट्रंप के सलाहकार सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक बड़ा बयान दिया है। खर्ग द्वीप पर कब्जे के लिए मरीन कमांडो रवाना हो गए हैं, ये ग्राहम कह रहे हैं। हम खर्ग द्वीप को भी जीतेंगे, ये ग्राहम का बयान है। इवो जिमा की तरह खर्ग पर भी कब्जा करेंगे। तो देखिए, लगातार ये जानकारी आ रही है कि यूएसएस त्रिपोली और कुछ और वॉरशिप्स हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं मिडिल ईस्ट की तरफ, और उनमें करीब 2500 कमांडोज हैं जो एक ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं। अब क्योंकि ट्रंप के करीबी की तरफ से भी ये बयान आ गया, सेनेटर है ग्राहम, और वो कह रहे हैं कि हम ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। तो जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ी, ऐसा लगने लगा कि ईरान से लड़ने के लिए अमेरिका क्या काफी नहीं है। इजरायल ने यूरोप के साथ अन्य देशों का साथ मांगा है। नेतन्याहू ने ईरान को पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया। ईरान ने इजरायल पर 48 घंटे में विध्वंसक हमले किए हैं और ईरान ने अराद, डिमोना और तेल अवीव में बड़े हमले किए हैं। इजरायल के अराद में ईरानी हमले के बाद बड़ी तबाही हुई है। ईरानी मिसाइलें लंदन, पेरिस और बर्लिन तक पहुंच सकती हैं, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। और ब्रिटेन ने अरब सागर में तैनात की परमाणु पनडुब्बी। अरब सागर में ब्रिटिश एटमी पनडुब्बी HMS एंसन को तैनात किया गया है। तो इस तरीके से तैयारी बड़ी नजर आ रही है। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल JK बंसल हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, कर्नल अनुराग शुक्ला रक्षा विशेषज्ञ, और प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बंसल सर, कुल मिलाकर बात यह है कि अब नेतन्याहू को भी लगने लगा है कि अकेले तो पार नहीं पा सकते हैं, वी नीड NATO फ्रेंड्स। तो अब उन दोस्तों से अपील की जा रही है कि आप भी आइए, ज्वाइन करिए, लड़िए, ये जंग सबकी है। देखिए, युद्ध के मैदान में कभी भी जितने ज़्यादा हो जाएं उतना अच्छा है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान को हरा नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने मदद मांगी है कि नेटो भी इसमें आए। और पहले खुद जो है प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं कि नेटो को आना चाहिए। तो वो तो हालांकि कंट्राडिक्टिव स्टेटमेंट देते हैं, पहले कहा हमें ज़रूरत नहीं है, फिर कहते हैं आइएगा। और इस तरह से देखते हुए उन्होंने जापान तक को बुलाने की कोशिश की है और चाइना को भी कहा है वो भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुलवाएं। तो अब मुझे नहीं लगता कि नेटो डायरेक्ट इस युद्ध में उतरेगा, हालांकि वो अपने बेसिस को बचाएगा। और जो नेटो का एक कंट्री है UK, उन्होंने एक पनडुब्बी ज़रूर भेज दी है, लेकिन ये युद्ध जो है वो इजराइल अमेरिका ही लड़ रहे हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि इजराइल और अमेरिका अटैक तो कर रहे हैं, लेकिन जो इनके अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी हैं में के अंदर में नहीं कुछ कर पा रहे हैं। और जो खासकर खर्ग द्वीप और 3-4 द्वीप जो हॉर्मुज़ के आसपास हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड सिटी है मिसाइल्स का, जो दिख भी नहीं पाता पानी के अंदर से, और उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे। तो जब तक ये मिसाइल्स ईरान के पास में हैं, तब तक अमेरिका और इजराइल ख़त्म नहीं कर सकते या इस युद्ध को ख़त्म नहीं कर सकते। क्योंकि जो बाकी अगर उन्होंने कोई ठिकाने इनको दस्त कर भी दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कर दिया, जो पावर ग्रिड भी ख़त्म कर दी, पानी का भी कर दिया, लेकिन जो मिसाइल अंदर हैं इनको अगर जब तक ख़त्म नहीं करते और जो इनके IRGC के हार्डेंड जो लड़ाकू हैं वो मिसाइल छोड़ते रहेंगे, तो तब तक ये युद्ध ख़त्म नहीं होगा। हालांकि जो है अभी ईरान को काफ़ी डैमेज हो चुका है और वहाँ पर अभी कंट्रोल जो है उनकी लीडरशिप का ख़त्म हो गया है। सिर्फ IRGC उसको लीड कर रही है मोस्टली, और जो प्रेसिडेंट पेजेश्कियान हैं वो काफ़ी मॉडरेट विचारों के हैं, उनकी बातों को कोई मानता नहीं है। जब अटैक किया था गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर में ईरान ने, तो पेजेश्कियान ने कहा था कि हम माफ़ी मांगते हैं, पड़ोसियों का नहीं अटैक करना चाहते थे और आगे से अटैक नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी अटैक हो रहे हैं। हालांकि ईरान को अभी कुछ जैसे डर लगा है और उन्होंने कुछ जो है अटैक सऊदी अरबिया के ऊपर में कम किए हैं, और सऊदी अरबिया और जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनका अभी इंटरसेप्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ गई है और ज़्यादातर हमले नाकाम हो रहे हैं। हालांकि इजराइल के अंदर में, जैसे आपके रिपोर्ट में बार बार ये बताया जा रहा है कि अराद में और जो डिमोना के ऊपर में काफ़ी, और 120 कैजुअल्टी वहाँ पे जो 120 लोग घायल हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इस पर आएंगे, इस पर आगे डिमोना पे भी बात करेंगे। हालांकि डिमोना पर हमने काफ़ी बातें की हैं और हमने तो ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई हैं। मनीष झा हमारे संवाददाता कल दिन भर डिमोना में थे, नेगेव के बारे में बता रहे थे। अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर बारूदी प्रहार किए गए। IRGC ने एक साथ 75 मिसाइलें दागी। मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया गया। इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम पर हमला किया गया। देखिए, क्लस्टर बॉम्ब से और ग्रुप एम्यूनिशन से लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है ईरान, और उसकी मिसाइलें हिट भी कर रही हैं। डिमोना की हम बात कर रहे थे, भयंकर नुकसान हुआ है। आप कह सकते हैं इस युद्ध में अभी तक का सबसे बड़ा हमला कहीं हुआ है तो डिमोना में हुआ है, और ईरान कह रहा है कि हम दोबारा ऐसे हमला कर सकते हैं।
और इस बीच इजराइल के अश्कलोन में ईरान का हमला, रिहायशी इलाके में गिरी मिसाइल। हमले के बाद मची अफरा तफरी, मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। और वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों पर हमला हुआ है। ईरान के मिसाइल अटैक से तबाही मच गई है वेस्ट बैंक के यहूदी बस्तियों में। हमले में कई गाड़ियां तबाह हो गई। वेस्ट बैंक में इजराइल ने कॉलोनीज बना रखी हैं और धीरे धीरे वहां पर यहूदियों को बढ़ाया जा रहा है। वहां पे उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, उनके लिए घर बनाए जा रहे हैं, कॉलोनीज बनाई जा रही हैं। वहीं पर यह हमला किया है ईरान ने। और इधर ईरान ने सेंट्रल इजराइल में दागी है मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल अटैक में भारी तबाही, सड़क पर बना बड़ा गड्ढा। तेल अवीव में हमले के बाद अफरा तफरी मच गई है। तस्वीरें आप देखिए, हमले के बाद क्या प्रभाव पड़ा है इस अटैक का साफ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। और ईरान का इजराइल पर बैक टू बैक अटैक, बैक टू बैक ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है। मिसाइल इंटरसेप्ट करने में नाकाम हुआ आयरन डोम, रिहायशी इलाके में गिरी मिसाइल। इधर वेस्ट बैंक के उत्तर मध्य में गिरा मिसाइल का मलबा और सामरिया स्थित स्कूल परिसर में यह मलबा गिरा है। स्कूल बंद होने की वजह से नुकसान नहीं हुआ है। तो ईरान पर अमेरिका का हमला, मिडिल ईस्ट में तबाही तय। ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है, ऊर्जा क्षेत्रों पर हमला तो जंग विध्वंसक होगी। क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर हमले करेगा ईरान। अमेरिका के सहयोगी देशों पर मिसाइल हमले की धमकी दी गई है। टारगेट पर कौन है? सऊदी अरब का रास अल खैर डिसैलिनेशन प्लांट है। पानी, खारे पानी को पीने वाले पानी में तब्दील करता है। ये शुकाइक पावर प्लांट है। कतर अल खारसा पावर प्लांट है। रास लाफान और वाटर प्लांट है। यूएई का तवीला डिसैलिनेशन प्लांट है। बराका पावर प्लांट है। बहरीन का अल दुर पावर वाटर प्लांट है। कुवैत का नॉर्थ जोर पावर प्लांट है। जॉर्डन का अकाबा थर्मल पावर प्लांट है। समरा पावर जनरेशन प्लांट है। कर्नल शुक्ला, अब तो ये लगता है कि हम खुद भी डूबेंगे और तुमको भी ले डूबेंगे वाली थ्योरी पर ईरान आ गया है और उसने कह दिया कि हमारे अगर ऊर्जा संयंत्रों पर आपने हमला किया तो हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। क्या ट्रंप ये रिस्क लेंगे? क्या ट्रंप इस खतरे को महसूस करते हुए भी आपको लगता है वो जो उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया उसके बाद ईरान के ऊर्जा ठिकानों को खत्म कर देंगे, उसके पावर प्लांट्स को खत्म कर देंगे? देखिए, ये एक अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है। इसमें जो कन्वेंशनल वॉरफेयर के कुछ गुण हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। अगर आप पावर डायनेमिक्स की बात करें, मिलिट्री पावर की, तो कभी वो इक्वल थी ही नहीं। ईरान के पास ना तो एयरफोर्स है, ना नेवी है, और ना उसके युद्ध ग्राउंड पे हो रहा है। ऊपर से उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। तो अब ये युद्ध इस तरह से चेंज होता जा रहा है कि सब अपनी अपनी जगह पे सेट हैं और अपनी अपनी मिसाइल चला रहे हैं। उनके ईरान के पास जो केवल एक युद्ध लड़ने की क्षमता है वो मिसाइल्स है, और मिसाइल्स पावर उनकी रोज रोज नई चेंज होती जा रही है। और वो किस ठिकानों पर, ये बड़ा मुश्किल है पता लगाना। अगर आज हम डिस्कस करें कि ट्रंप का नया मूव क्या होगा, तो वो एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि वो खड़ग आइलैंड में जाके अपनी थल सेना उतार देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा माइनफील्ड साबित हो सकता है, क्योंकि वो धरती, अगर आप ज्योग्राफी देखें उठा के पूरी, तो पूरी की पूरी ज्योग्राफी उस तरह से है कि वहाँ पे छोटे गुफाएं हैं जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उस क्षेत्र में, जैसे स्ट्रेट ऑफ होम्स में अगर आप देखें, कोई भी युद्ध पोत जाता है तो एक बहुत नैरो चैनल में फंस जाता है। 33 किलोमीटर का चैनल है, और वहाँ पर उसको स्ट्राइक करने के लिए अगर ईरान की तरफ से स्ट्राइक करना होगा तो उनको कोई बहुत बड़ा वेपन या बहुत बड़ी फोर्स नहीं चाहिए। एक छोटा सा ड्रोन काफ़ी है उसको स्ट्राइक करने के लिए। तो एक माइनफील्ड हो जाएगा। और अगर थल सेना, अमेरिका की थल सेना उतरती है वहाँ पे और उसको कब्जा करने की कोशिश करती है, तो आने वाले समय में युद्ध की डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे पूरे के पूरे। क्योंकि जब वहाँ पे असली लड़ाई होगी और जब असली बॉडी बैग्स आने शुरू होंगे, तो इंटरनल पॉलिटिक्स अमेरिका की भी चेंज होगी, प्रेशर भी बढ़ेगा। और एक्सटर्नल इस समय भी कोई भी किसी भी देश का वर्ल्ड में कहीं से सपोर्ट अमेरिका को मिल नहीं रहा है। और सर, इस सिचुएशन से बचने के लिए ट्रंप ने बहुत कुछ किया, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो इस सिचुएशन से बच पाएंगे। घर के अंदर और घर के बाहर शायद ये सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और देखिए, IRGC ने ट्रंप की धमकी का जवाब दिया है। ऊर्जा संयंत्रों पर हमला बर्दाश्त नहीं, ये IRGC ने कहा। हमला हुआ तो हॉर्मुज हमेशा के लिए बंद कर देंगे, IRGC ने ये चेतावनी दी है। तो एक तरफ देखिए ट्रंप की 24 घंटे की धमकी हॉर्मुज खोलने की, दूसरी तरफ आप देखिए ईरान का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर। ट्रंप को चुनौती, धमकी दी गई है और यह कहा गया कि एनर्जी ठिकानों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा किया तो हॉर्मुज हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले तेज हो गए। हमले की नई लहर में भारी तबाही मची। देर रात तेहरान में जोरदार बमबारी की गई।
धमाके और धुएं की चपेट में है तेहरान। कई इमारतों को भारी नुकसान की खबर है। और तेहरान में मिसाइलों की जोरदार भिड़ंत। जी हां, ईरानी एयर डिफेंस ने इजरायली हमलों को रोका। मिसाइलों में विस्फोट से आसमान जगमगा उठा। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आसमान में ही ये भिड़ंत होती है और धमाका होता है, आसमान रोशनी से जगमगा उठता है। और इजरायल और सऊदी अरब पर ईरान का हमला। इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला किया गया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अटैक। आईआरजीसी ने हमले का दावा किया। और आईडीएफ ने हिजबुल्लाह को धमकी दी है। लेबनान में अभी ऑपरेशन की शुरुआत है, यह आईडीएफ ने कहा। हिजबुल्लाह के कारण लेबनान में तबाही। आईडीएफ का आरोप भी हिजबुल्लाह के ऊपर इजरायल के खिलाफ किसी भी खतरे को तबाह कर देंगे। आईडीएफ ने कहा है हिजबुल्लाह को पूरी तरह से समाप्त करना हमारा लक्ष्य। और तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइल अटैक किया गया है। रात भर शहर में बजते रहे हवाई हमले के सायरन। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलें इंटरसेप्ट की हैं। ये देखिए तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइल अटैक से हमले किए गए। ये गुच्छों में आता है। ये एक मिसाइल कई सारे वॉरहेड्स में बढ़ जाती है या कई सारे बॉम्ब्स में बढ़ जाती है जब ये अटैक होता है। और इसीलिए एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन क्लस्टर बॉम्ब्स को टारगेट करना, इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और इधर अबू धाबी में ईरान का मिसाइल से अटैक हमले में एक भारतीय नागरिक घायल हो गया। मिसाइल का मलबा गिरने से गंभीर चोट लगी। बैलिस्टिक मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट किया था। और ईरान युद्ध के बीच तेल की कीमतें बेकाबू। कच्चे तेल की कीमत $100 के पार पहुंची। कच्चे तेल की कीमत $113.44 प्रति बैरल पहुंची। और उत्तर पश्चिमी इजरायल में यूएस इजरायल ने की है एयर स्ट्राइक। उर्मिया में मिसाइल अटैक। जी हां, उत्तर पश्चिमी ईरान में यह हमला किया गया। यूएस इजरायल की तरफ से उर्मिया में मिसाइल अटैक किया गया। जमींदोज इमारत में कई लोगों के दबे होने की बात कही जा रही है। राहत और बचाव कार्य में टीमें लगी हुई हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं उस इमारत की जो इस हमले में नष्ट हुई। और देखिए अब यहां पर बड़ी खबर यह है कि ईरान से लड़ाई क्या इजरायल को भारी पड़ रही है। इजरायल के कई शहरों में ईरान ने विध्वंसक हमले किए। तेल अवीव, अराद, डिमोना पर बड़े मिसाइल अटैक हुए। यरूशलेम और वेस्ट बैंक में भी ईरान के घातक हमले। यरूशलेम, वेस्ट बैंक में बंकरों में नागरिक छिपे। अल अक्सा वेस्टर्न वॉल को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश। ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान ने इजरायली डिफेंस को नाकाम करने का दावा किया है। प्रोफेसर सतीश कुमार, क्या आपको लगता है कि यहां अब कोई गुंजाइश है? पहले खबर आ रही थी कि बैक चैनल तुर्की ये कोशिश कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता हो सके, लेकिन जिस तरह से अब अमेरिका और इजरायल फंसे हुए हैं, कोई सेफ एग्जिट दिख नहीं रहा है। क्या आपको लगता है कोई उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में कोई समझौता होता दिखे? नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से नाटो को व्यवस्था पूर्वक ही इस युद्ध में शामिल करने की ट्रंप ने कोशिश की है, तो उसे इस बात का अंदाजा लग रहा है कि भाई आप बैकफुट पर है। आप इजरायल और अमेरिका दोनों साथ मिलकर ईरान को परास्त करने में या जो उनका एजेंडा था वो होता हुआ सफल नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर ये हमको लगता है कि ज़्यादा विभीषिका बढ़ती जाएगी, तेल से पानी पर आ रहा है। और एक नैरेटिव अगर आप देखें एक महीने के अंदर, तो शुरुआत में जो भी जनमानस अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं बात कर रहा हूँ, यूरोपीय देशों की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, भले ही ईरान के विरोध में था, लेकिन आज 1 महीने के बाद अगर इस बात का जायजा लिया जाए, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, तो नैरेटिव बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ज़्यादातर लोग ट्रंप और अमेरिका को दोषी मान रहे हैं, इजरायल को दोषी मान रहे हैं और ईरान के पक्ष में मत बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि युद्ध जानबूझकर थोपा गया है, इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं थी। तो ये एक अपने आप एक नया आयाम, युद्ध जानबूझ के थोपा गया है, लेकिन इजरायल तो यही कहता है ना जनरल बंसल कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। अगर जिस दिन ईरान ने परमाणु बम बना लिया, हम अस्तित्व से धरती से खत्म हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व मिटा देगा ईरान।
तो फिर क्या क्या ऑप्शन था इसमें? नहीं देखिए उसके जनरल बंसल, देखिए बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा, ये बहुत टाइमली ईरान के ऊपर में अटैक हुआ है। नहीं तो अगर ईरान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा था और जो न्यूक्लियर बम बन जाता है, अब आप देखिए कि उत्तरी कोरिया छोटा सा कंट्री अमेरिका को धमकाता रहता है इसी बेस के ऊपर में, फिर रोज़ जो है ईरान अमेरिका को भी धमकाता, और जैसा आपने कहा इजराइल का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाता अगर कुछ दिन और ये अटैक नहीं होता। तो क्योंकि आप ये देखिए कि ईरान ने जो इतनी बड़ी युद्ध की तैयारी, इतनी मिसाइल का जो जखीरा है वो किस लिए बनाया हुआ था? वो सिर्फ इजराइल के लिए था कि वो तो बिल्कुल कहता रहा है ये ईरान और उनके सुप्रीम लीडर कि भाई इजराइल का अस्तित्व हम खत्म कर देंगे, जूस को कोई रहने का अधिकार नहीं है, और डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका की ऐसी जो उनकी मानसिकता और जो उन्होंने हिजबुल्ला, हूती और हमास पाले हुए थे, तो बिल्कुल अगर इजराइल नहीं अटैक करता, इस बात में या इस आशंका में जो इजराइल ने जताई बार बार, उसमें अब सच्चाई भी दिखने लगी है, क्योंकि इस जंग ने यह तो साबित कर दिया कि ईरान की तैयारी काफी बड़ी थी। एटॉमिक पावर होती ही ये खतरा और भी बढ़ जाता। एक्सिस्टेंस की लड़ाई वाला कॉन्सेप्ट या जो एक तरीके से अप्रोच है वो यहां पर सही साबित दिखाई दे रहा है। और उत्तरी इजराइल में हिजबुल्ला का अटैक, हिजबुल्ला का रॉकेट एक घर से टकराया, हमले के बाद एक घर में भीषण आग लग गई। और लेबनान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की एक बार फिर, इजरायली बमबारी के बाद आग लग गई। इजराइल ईरान के साथ साथ हिजबुल्ला के साथ भी लड़ाई लड़ रहा है और लेबनान में उसके ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। एक और हिजबुल्ला का ठिकाना जहां पर अटैक किया इजराइल ने। और देखिए लेबनान में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला, इजरायली एयरफोर्स ने पुल पर बमबारी की है। हमले में पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। और अमेरिका के सेंटकॉम ने ईरान को चेतावनी दी है। ईरान पड़ोसी देशों के खिलाफ हमले रोके, ये कह रही है अमेरिका की सेंट्रल कमांड। सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी। ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले जारी हैं। सेंटकॉम ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं और अब वो कह रहे हैं कि ईरान पड़ोसी देशों पर हमले रोके, और जैसा कि उनको लग रहा है कि वो कहेंगे और ईरान रोकेगा, क्योंकि 24वां दिन है। ईरान ने क्या किया है पड़ोसी देशों के साथ ये सबको पता है। और बहरीन में विस्फोट से दर्जनों लोग घायल हुए। घायलों में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। मिसाइल अटैक में बहरीन में भारी तबाही हुई। अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरी से हमले का दावा। की भारी गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला है। सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 2% की गिरावट हुई है और सेंसेक्स 1500 अंक नीचे गिरा है। निफ्टी में करीब 300 अंकों की गिरावट हुई है। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में ज्यादा बिकवाली देखी जा रही है। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो वॉर का असर हर तरफ दिखाई दे रहा है। बंसल सर, एक चीज तो बहुत साफ नजर आ रही है, धीरे धीरे ही सही इस पूरे वॉर का एपी सेंटर हॉर्मुज बनता जा रहा है। क्या हॉर्मुज ही डिसाइड करेगा कि ये जंग कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। आप एक बात देखिए कि जो हॉर्मुज को ईरान के अलावा और कोई खाली कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जो एंटी शिप मिसाइल लगाई हुई हैं, एंटी शिप मिसाइल एंटी शिप जो उन्होंने जो माइन लगाई हुई हैं, वो कोई भी अगर एयर वहाँ पे जाएगा युद्धपोत, तो वो जो है उसके अंदर, तो जो अमेरिका एक प्लान कर रहा है 2 एम्फीबियन शिप जो वहाँ भेज रहा है, बॉक्सर और ट्रिपोली, वो तभी पास हो पाएंगे जब ये क्लियर हो जाए कि कोई एंटी शिप माइन नहीं है। तो इस बात को देखते हुए, हालांकि जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो अमेरिका का खर्ग द्वीप के ऊपर में कब्जा करके वहाँ की जो ऑयल फैसिलिटीज़ को कब्जा करके जो 90% ईरान का ऑयल वहाँ से जाता है, वो मकसद है। लेकिन जो अमेरिका कह रहा है उसको खाली करो, खाली करके वो देखेगा पहले कोई कमर्शियल शिप जाएं, अगर वो ब्लास्ट नहीं होते और एरिया क्लियर हो गया है तभी वो जाके भेज सकता है। मैं कुछ और सवाल पूछना चाहता हूँ। ट्रंप ने जब भी 2 हफ्ते का टाइम दिया है, 15 दिन का टाइम दिया है, ट्रंप ने उससे पहले अटैक किया है, चाहे वो जून का अटैक हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो अब आप ईरान के इसको देख लीजिए, बात करते करते उन्होंने अटैक किया है। कर्नल शुक्ला, 48 घंटे तो खत्म होने वाले, क्या ट्रंप इस बार अपनी ही बात में फंस गए? खर्ग द्वीप पर क्या आपको लगता है वो मरीन कमांडो जिनकी बात हो रही है वो पहुंच पाएंगे? और अगर हुआ ये, तो ये कितना बड़ा सेल्फ गोल हो सकता है? देखिए, वो अभी नहीं जा पाएंगे खर्ग। कर्नल शुक्ला जी, कर्नल अनुराग आपसे।
जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एक बहुत बड़ी माइनफील्ड होगी उनके लिए। युद्ध में वो जाके बुरी तरह फंस जाएंगे, क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि उसके एंट्री पॉइंट सिर्फ एक है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो अगर आप एंट्री कर भी गए तो रिवर्स डायरेक्शन नहीं है, तो आपका रसद जो है, यानी कि बैकअप कैसे पहुंचेगा उसके बाद। और जब आप लैंड करेंगे वहाँ पे, तो ये बात आपको समझना चाहिए कि वहाँ की ज्योग्राफी ईरानियन को फेवर करती है। उसके अंदर उन्होंने पिछले 40 साल से मेहनत करके एक स्ट्रेटजी बनाई है, एक एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स बनाए हैं, तो वो उसको पूरा कंट्रोल करते हैं अंदर से। तो जब ट्रूप्स ऑन ग्राउंड लैंड करेंगे तो उनको वहाँ पे सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, ईरान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू पॉइंट है, वो सबसे बड़ा रेवेन्यू पॉइंट तो खड़ग आइलैंड ही है, तो उसको इतनी आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं है। तो अगर आप दूसरा वियतनाम बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वेलकम। बिल्कुल सर, और लगता है कि IRGC की तैयारी भी यही है, वो इसी समय या इसी दिन के इंतजार में बैठे हैं कि कब ये बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका करता और कब हम उसे आमने सामने से इंगेज करते हैं। सतीश सर जी, ये जो तस्वीरें हैं ये तो अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। अब ये कह रही हैं कि भैया कम से कम इजराइल के ऊपर तो भयानक दबाव होगा, क्योंकि ऐसी तस्वीरें हमने कहां देखी थी? हमने देखी थी गाजा में। ऐसी तस्वीरें हमने कहां देखी थी? हमने देखी थी बेरूत में। लेकिन अब ये हम देख रहे हैं तेल अवीव में। बिल्कुल, इस बात का शायद अंदेशा ना तो अमेरिका को था ना इजराइल को था। हम पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि इजराइल के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर ईरान के द्वारा हमला किया गया और 400 से 500 लोग हताहत हुए हैं या बहुत घायल हुए हैं। अब ये स्पष्ट आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं। तो कहने का अर्थ कि इजराइल शायद उसका इंटेलिजेंस इतना मजबूत है, ईरान की ये शक्ति के बारे में या रणनीति के बारे में शायद उसको अंदाजा नहीं था। हम ये जानते हैं कि पिछले साल 7 दिनों की जो लड़ाई अमेरिकी हमले के बीच में ईरान से हुई थी, उस बीच में अंदाजा था, लेकिन आत्मविश्वास शायद ज्यादा था। ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा तो मान के नहीं बैठे थे कि हमले नहीं होंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम लोग को रोक लेंगे। बिल्कुल, इसलिए कहा जाता है कहावत कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। शायद अमेरिका और इजराइल ने ईरान को बहुत ही कमजोर समझकर, कमजोर नहीं समझ रहे थे, वो तो समझ रहे थे कि ये मजबूत हो रहे हैं, इसीलिए तो अटैक किया कि उनकी कमजोर समझने का अर्थ कि जब आप लड़ाई सामने से लड़ रहे हैं तो एक सप्ताह में युद्ध को खत्म कर देंगे। नहीं, कमजोर समझ रहे होते। और हाँ, ये मैं मानता हूं कि असेसमेंट गलत हो सकता है कि ईरान की फायर पावर वो नहीं समझ पाए, लेकिन कमजोर नहीं समझ रहे थे। वरना कमजोर समझते सर तो इस तरह का हमला क्यों करते हो? तो जान रहे थे कि उनके पास ऐसा बम आने वाला है जो उनके ऊपर वो मार देगा और उनका अस्तित्व खत्म कर देगा। इसी बीच देखिए, ग्रीस ने ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। सऊदी अरब को ईरान ने टारगेट किया था। ग्रीस की सेना ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया। तो देखिए, ग्रीस तक ये मामला जा रहा है। ग्रीस ने ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। सऊदी अरब को ईरान ने टारगेट किया था। ग्रीस के ऊपर से वो मिसाइल जा रही थी। ग्रीस की सेना ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया। और देखिए, ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जे की तैयारी है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है अमेरिका। ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर निगरानी के लिए खर्ग द्वीप पर कब्जे का ये प्लान है। बहुत एम्बिशियस प्लान है अमेरिका का, और इसका ऐलान भी एक तरीके से ट्रंप हर आए दूसरे दिन करते ही रहते हैं। और इजरायली मीडिया के हवाले से ये जानकारी सामने। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप की धमकी का ईरान ने जवाब दे दिया है। ईरान ने ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए कहा कि हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। देखिए, ये ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, जो कह रहे हैं कि हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर देंगे, ईरान कह रहा है। मिडिल ईस्ट में महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट करेंगे, ये ईरान ने कहा है। और देखिए, ईरानी संसद के स्पीकर ने अमेरिका को धमकी दी है। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड ईरानियों के खून से सने हैं, ये गालिबफ कह रहे हैं। और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों पर भी हम करेंगे हमला। तो एक तरीके से इन कंपनियों को भी निशाना बनाने की चेतावनी ईरान की।